जय हिंद, नमस्कार। यूपी पीसीएस के सभी दोस्तों को कम टू स्टडी में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। इसके पहले हम देख रहे थे यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश का बजट भाषण, जिसको हम देख चुके थे आधा। आगे आज हम देखेंगे नगर विकास से। तो नगर विकास में देखते हैं अमृत योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में अमृत योजना के अंतर्गत प्रदेश में जलापूर्ति और सीवरेज की कुल 282 परियोजनाएं, जिनका कुल लागत 11,156 करोड़ रुपए है, जिसमें पेयजल की 169 परियोजनाएं और 144 सीवरेज और 113 में 77 पूर्ण योजनाओं का कार्य प्रगति पे है उत्तर प्रदेश में। इस तरीके से देख सकते हैं। स्वच्छ भारत मिशन नगरी 1.0 के अंतर्गत प्रदेश के 75 नगरीय निकायों में 89,21,000 टन लीगेसी वेस्ट एकत्रित किया गया है, जिसका मैनेजमेंट भी किया गया है, जिसमें जो है 51,21,000 टन का लीगेसी वेस्ट का निस्तारण किया गया है। अगला देखते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत 2017 से जो लागू है उत्तर प्रदेश में 17.62 लाख मकानों को स्वीकृति प्रदान की गई है। इस योजना के तहत प्रधानमंत्री आवासीय योजना के अंतर्गत लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण घटक के अंतर्गत 12 लाख से अधिक लाभार्थियों को 27,748 करोड़ रुपए धनराशि डीबीटी के माध्यम से दी गई है। महाकुंभ मेला का भव्य आयोजन के लिए विश्व स्तरीय जो 2025 में आयोजित होने वाला है, उसके लिए 621.55 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। आगामी बजट में 2,500 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। कान्हा गौशाला में बेसहारा पशु आश्रय योजना, ये सीधे प्रश्न पूछा जा सकता है उत्तर प्रदेश पीसीएस, यूपी पीसीएस या किसी स्टेट पीसीएस में। कान्हा गौशाला में बेसहारा पशु आश्रय योजना किस सरकार द्वारा लाई गई है? तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लाई गई है। 2019 में लागू की गई थी और वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में 100 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। आगे देखते हैं अमृत 2.0 के अंतर्गत पेयजल सीवरेज वाटर बॉडीज हेतु 2022-23 में 200 करोड़ रुपए के बजट के सापेक्ष में वित्तीय वर्ष 2023-24 में 180% वृद्धि हुई है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा कि अमृत 2.0 में 180% वृद्धि हुई है। अमृत योजना आप जानते हैं क्या है? सतह और भूजल निकाय के संरक्षण से संबंधित है। इसी प्रकार देखते हैं स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के अंतर्गत शौचालय सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट यूज वाटर मैनेजमेंट हेतु 1,356 करोड़ 36 लाख रुपए के सापेक्ष 2023-24 में 2,707 करोड़ 86 लाख रुपए की व्यवस्था की गई, जो लगभग 100% वृद्धि दर्शाती है। इसमें वृद्धि हो गई है। अगला देखते हैं प्रदेश में चिन्हित नागर निकायों को आकांक्षी नागर निकाय के रूप में विकसित करने हेतु आधारभूत संरचना के विकास हेतु अनुदान दिए जाने के लिए प्रारंभ की जा रही है। आकांक्षी नगर योजना क्या है? आकांक्षी नगर योजना ऐसी है जो नगरों के आकांक्षी नगरों के लिए विकास के लिए व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश में 100 नगर निकाय इस तरीके से चुने गए हैं। त्वरित आर्थिक विकास योजना, इस योजना के तहत देखते हैं 15 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। बुंदेलखंड की विशेष योजना है तो 600 करोड़ रुपए व्यवस्था प्रस्तावित है। युवाओं, ये आप देख चुके हैं एक बार, इसको दोबारा से दिखा रहे हैं, रिपीट हो रहा है। ग्राम्य विकास, प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना के अंतर्गत 2021-22 में आवंटित 4,33,563 आवास निर्माण के लक्ष्य के सापेक्ष में अब 4,24,344 आवासों का निर्माण पूर्ण किया गया है। 2023-24 में ये लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जिसके लिए 5,996 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2022-23 में 1,43,883 लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा चुका है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन योजना, इसके तहत क्या किया जाता है? स्थानीय स्तर पर आर्थिक विकास में सहायता देने के लिए इसको लागू किया गया है, जिसमें देखते हैं वित्तीय वर्ष 2023-24 में 87.49 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। सुदूर ग्रामों के विकास खंडों या कस्बों को जोड़ने हेतु आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, सीधे पूछ लिएगा कि आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना किस प्रदेश सरकार या सरकार द्वारा लाई गई है और इसका उद्देश्य क्या है?
तो इसका उद्देश्य जो है गाँव को ब्लॉक से जोड़ना इसका मुख्य उद्देश्य है, और जिसके लिए सड़कों का विकास किया जा रहा है। पंचायती राज देखते हैं अगला। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना अंतर्गत 2023-24 में शौचालय निर्माण 330 विकास खंडों में प्लास्टिक मैनेजमेंट लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके लिए 2288 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना के अंतर्गत पंचायत के क्षमता संवर्धन एवं प्रशिक्षण एवं पंचायत में संरचनात्मक ढांचे की उपलब्धता हेतु 622 करोड़ रुपए के बजट की व्यवस्था की गई है। अगला देखते हैं, मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 85 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। गांव में ई गवर्नेंस विस्तार हेतु डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तिकरण योजना, ये प्रश्न भी सीधा पूछा जा सकता है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तिकरण योजना किससे संबंधित है? तो गांव में ई गवर्नेंस से संबंधित है। इसके लिए 4 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मैनुअल स्क्वेंजर मृत्यु क्षतिपूर्ति योजना, ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई योजना है, जिसके लिए 1,65,00,000 रुपए की व्यवस्था की गई है। इसमें आप लोग जानते हैं कि जो सीवेज में काम करने वाले लोग होते हैं उनकी मृत्यु की क्षतिपूर्ति हेतु, हालांकि ये चर्चा में भी रहा है यूपीएससी की दृष्टि से। इसमें जो है चेंज किया गया है, इसमें मृत्यु होती है अगर किसी व्यक्ति की, तो आईपीसी के तहत कार्रवाई की जाएगी ऐसा कार्य कराने वाले व्यक्ति के ऊपर। आगे देखते हैं, यूपीएससी के लिए है वो। कृषकों को कृषि की समग्र नवीनता और तकनीक से प्रशिक्षित करने हेतु नवोन्मेषी कार्यक्रम द मिलियन फार्मर्स स्कूल का आयोजन पूरे प्रदेश में किया जा रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। द मिलियन फार्मर्स स्कूल का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषकों को कृषि समग्र नवीनता तकनीक से प्रशिक्षित करने हेतु। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी, ये पूछी जाएगी स्पष्ट रूप से। अगला देखते हैं, प्रधानमंत्री सम्मान कृषि सम्मान निधि योजना। इसके अंतर्गत 2022-23 में माह नवंबर 2022 तक 12 किस्तों में इतने रुपए भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया गया है। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर योजना, जिसके तहत 631 करोड़ 93 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग, इसके अंतर्गत 2023 में प्रदेश में 49 जनपदों में, ये इम्पोर्टेंट हो सकता है, 49 जनपद गौ आधारित नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग। ये पूछा जा सकता है कि किससे संबंधित है, तो गौ आधारित प्राकृतिक खेती का कार्य प्रारंभ किया जाता है, जिसमें गंगा नदी से जुड़े 26 जनपद शामिल है। ये भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा, कितने जनपद शामिल है, तो 26 जनपद शामिल है। योजना अंतर्गत 1714 क्लस्टर आच्छादित हैं, जिनका सम्मिलित क्षेत्रफल 85,710 हेक्टेयर है। योजना हेतु 113 करोड़ रुपए। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। ये भी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है, जिसके लिए 984 करोड़ 54 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस योजना, जिसके हेतु 753 करोड़ 70 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश के मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु 55 करोड़ 60 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है। ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय समृद्धि योजना, जिसके समृद्धि योजना हेतु 102 करोड़ 81 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। आत्मनिर्भर कृषक समन्वित योजना, ये ऐसे भी पूछ सकता है कि किस राज्य सरकार द्वारा किसके माध्यम से लागू की गई है, इसका उद्देश्य क्या है। दलहन के लिए आप देख लीजिए, कृषकों के डिजिटल डाटाबेस हेतु एग्रीटेक योजना किससे संबंधित है, तो कृषकों के डिजिटल डाटाबेस हेतु एग्रीटेक योजना, जिसमें 2 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग देखते हैं। पेराई सत्र 2021-22 में प्रदेश में 27.6 लाख हेक्टेयर में गन्ने की खेती की गई तथा 120 मिलों तथा 1016 लाख टन गन्ने की पेराई कर 101.98 टन चीनी का उत्पादन किया गया। वर्तमान में पेराई सत्र 2022-23 में 117 चीनी मिलों का संचालन हुआ है। ये पूछा जा सकता है वर्तमान में कितनी चीनी मिलों का संचालन हुआ है, तो 117 चीनी मिलों का संचालन हुआ है। चीनी का उत्पादन जो है, जिससे चीनी का उत्पादन 105 लाख टन से अधिक होने का अनुमान है इस बार। ये पूछा जा सकता है स्पष्ट रूप से। वर्तमान सरकार द्वारा कृषकों को गन्ना क्रय के लिए एग्रो अकाउंट मैकेनिज्म प्रारंभ किया गया है।
एस्क्रो अकाउंट मैकेनिज्म प्रारंभ किया गया है। ये पूछा जा सकता है कि किससे संबंधित है या किस फसल के भुगतान से संबंधित है, तो गन्ना भुगतान से संबंधित है। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा प्री और मेंस दोनों के लिए भी। प्रतिनिधि के स्थान पर अब मिल प्रतिनिधि जिला, ये आगे देख सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये कथन और कारक में आ सकता है, जिससे गन्ना मूल्य खाता केवल मिल प्रतिनिधि के स्थान पर अब मिल प्रतिनिधि एवं जिला गन्ना अधिकारी एवं ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक के संयुक्त हस्ताक्षर से संचालित किया जा रहा है। ये बहुत ज़्यादा चांस से पूछा जा सकता है, मेंस में भी प्री में भी, गवर्नेंस के लेवल पे भी। ड्रिप के लिए 50% ड्रिप के लिए जो है व्यवस्था की गई है। आगे देखते हैं। प्रदेश में कुल 4 विश्वविद्यालयों को एग्रीटेक स्टार्टअप योजना हेतु 20 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। तो पूछा जा सकता है कितने विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है एग्रीटेक के तहत? 4 कृषि विश्वविद्यालयों को। महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो कुशीनगर में पूछा जा सकता है। इसके लिए 50 करोड़ रुपए व्यवस्था प्रस्तावित है। कृषि विश्वविद्यालय कानपुर, अयोध्या, बांदा तथा मेरठ में अवस्थापना हेतु 135 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। तो इसमें कथन ऐसा आ सकता है कि कृषि विश्वविद्यालय कहाँ कहाँ हैं? कानपुर, अयोध्या, बांदा तथा मेरठ में अवस्थापना के लिए। आचार्य नरेंद्र देव कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अयोध्या के अंतर्गत कृषि महाविद्यालय कैंपस आजमगढ़ में पठन पाठन कार्य प्रारंभ हो चुका है। जनपद गोंडा में कृषि विश्वविद्यालय कैंपस की स्थापना कार्य प्रगति पे है। तो इसमें ऐसा पूछा जा सकता है कि आचार्य नरेंद्र देव के तहत विश्वविद्यालय के तहत कितने महाविद्यालय संचालित हुए हैं? भारत विश्व में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला प्रदेश है, आप ये सब जानते हैं। वर्तमान में दुग्ध संघों के सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्जीवित करने की योजना हेतु 86 करोड़ 95 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। नंद बाबा दुग्ध मिशन, कौन सा मिशन? नंद बाबा दुग्ध मिशन के क्रियान्वयन हेतु 61 करोड़ 21 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। और ये पूछा जा सकता है मेरठ और वाराणसी में डेयरी परियोजनाएं हेतु 60 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। तो यह स्पष्ट रूप से पूछा जा सकता है कि डेयरी परियोजना किन किन जिलों में प्रस्तावित है? तो मेरठ और वाराणसी। उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन 2022 के अंतर्गत आप देख सकते हैं होने वाले दुग्ध इकाइयों के वित्तीय अनुदान की रियायतें और सुविधाएं प्रदान किए जाने हेतु 225 करोड़ रुपए की बजट की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश में निराश्रित बेसहारा गोवंश की समस्या के निराकरण हेतु प्रदेश में 187 गो संरक्षण केंद्र, ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। एक तरफ दिया जाएगा, कुछ भी दिया जाएगा, एक तरफ संख्या दी जाएगी, एक तरफ क्षेत्र दिया जाएगा और उसके 171 पूरा कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र में निराश्रित गोवंश की समस्या के निराकरण हेतु बुंदेलखंड के प्रत्येक जनपद में 5-5 गो आश्रय केंद्र स्थापित एवं क्रियाशील हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, पूछा जा सकता है आराम से। छुट्टा गोवंश के रखरखाव हेतु 750 करोड़ रुपए। पशु रोग नियंत्रण हेतु व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश में भेड़ बहुल जनपदों में भेड़ पालन हेतु 3 करोड़ 44 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। अगला देखते हैं मत्स्य प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत होलसेल फिश मार्केट के लिए आप देख सकते हैं इसके लिए कि मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 257 करोड़ 50 लाख रुपए की व्यवस्था की है, जिसमें जो है मछली की होलसेलिंग से संबंधित है। मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इसके अंतर्गत 40% सब्सिडी दी जा रही है, जिसमें 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। निषाद राज बोट सब्सिडी योजना अंतर्गत 5 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जिसमें 67,000 या 40% की सब्सिडी दी जाएगी 12 से 15 फीट की बोट खरीदने पर। उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग क्रियान्वयन हेतु 741 करोड़ 98 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। राष्ट्रीय औद्योगिक मिशन हेतु, राष्ट्रीय औद्योगिक मिशन क्या है इसको आप लोग डिटेल में देखेंगे। उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2022 में लाई गई है, जिसके लिए 100 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश में कृषकों को गुणवत्तापूर्ण टिश्यू कल्चर केला पौधा उपलब्ध कराने हेतु उत्तक संवर्धन प्रयोगशाला की स्थापना की गई है। ये पूछा जा सकता है कि प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की गई है या टिश्यू कल्चर सहारनपुर में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आप देखेंगे।
सहारनपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हनी की स्थापना के लिए 100 करोड़ की व्यवस्था की गई है। खादी एवं ग्रामोद्योग में देखें, पंडित दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना अंतर्गत भारत सरकार की प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना में लाभान्वित लाभार्थियों को ब्याज उपादान की सुविधा 3 वर्षों तक दिए जाने का प्रावधान है। इस योजना हेतु 10 करोड़ रुपए के बजट की व्यवस्था प्रस्तावित है। खाद्य एवं ग्रामोद्योग विकास एवं सतत स्वरोजगार प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में 13 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जिससे हाथ कागज केंद्र, कल्पी जलौन के पुनरुद्धार, दोना पत्तल मशीन वितरण और सोलर चरखा का वितरण कार्य किए जाएंगे। तो आप इसको देखेंगे, कल्पी जलौन के पुनरुद्धार, इसमें क्या शामिल है ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा IAS और PCS दोनों के लिए। अगला लाइन देखते हैं, प्रदेश में माटी कला की परंपरागत कारीगरों को रोजगार से जोड़ने हेतु वित्तीय वर्ष 2023 में 100 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है, जिसमें माटी कला समन्वित विकास कार्यक्रम जनपद लखनऊ में माटी कला टेराकोटा प्रशिक्षण एवं फैसिलिटी सेंटर की स्थापना की गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा प्रश्न, IAS के लिए भी, UPSC के लिए भी इसमें पूछा जा सकता है, क्योंकि ये वोकल फॉर लोकल से भी जुड़ा माना जा सकता है। हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, वस्त्र क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने एवं प्रदेश में आधिकारिक रोजगार सृजन करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल एंड गारमेंटिंग पॉलिसी 2022 लाई गई है, जिसमें 150 करोड़ रुपए बजट की व्यवस्था है। गारमेंटिंग नीति 2017 के अंतर्गत 175 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश में पावर लूम बुनकरों की रियायती दरों पर विद्युत उपलब्ध कराई जा रही है, ये पूछा जा सकता है। मुख्यमंत्री पावर लूम उद्योग विकास योजना हेतु 20 करोड़ रुपए की व्यवस्था मुख्यमंत्री बुनकर सौर योजना की व्यवस्था की गई। झलकारी बाई कोरी हथकरघा पावर लूम विकास परियोजना, ये क्या है? इसमें SC और ST के जो भी बुनकर हैं उनको सब्सिडी दी जाएगी ऐसे उद्योग को स्थापित करने लिए। उत्तर प्रदेश, आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप नीति हेतु 60 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी एवं जनित सेवा के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए IT पार्क्स की स्थापना की जा रही है, जिसमें आप ये देख सकते हैं। आगे आते हैं, ये इम्पोर्टेंट नहीं होगा उतना, ये इम्पोर्टेंट होगा कि जिसमें सभी बच्चों के लिए 1 से 3 किलोमीटर की परिधि में विद्यालय की सुविधा उपलब्ध है। समग्र शिक्षा अभियान, जिसके लिए 20,225 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। ऑपरेशन कायाकल्प, ये IAS और UPPSC दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि ऑपरेशन कायाकल्प किससे संबंधित है। तो ऑपरेशन कायाकल्प बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना और सुविधाओं के विकास एवं उन्हें स्मार्ट विद्यालय के रूप में विकसित करने की कार्य योजना है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में बजट में 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। केंद्र सरकार की सहायता से PM श्री प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया नामक योजना में क्रियान्वित 510 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। ये भी IAS के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि ये योजना क्या है या किस विभाग से संबंधित है या किस मंत्रालय से। बस ग्राम पंचायत वार्ड स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी के लिए 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के छात्र छात्राओं को निःशुल्क बैग उपलब्ध कराए जाने के लिए 350 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। ये उतना इम्पोर्टेंट होगा नहीं। आगे देखते हैं, फिर उसी को रिपीट किया गया है प्रधानमंत्री के, और ये डिजिटल लाइब्रेरी के लिए 300 करोड़ की व्यवस्था वही फिर से दी गई है इसमें। समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत राजकीय महाविद्यालयों में इसको हम देख लेंगे। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में विभिन्न अवस्थापना हेतु प्रोजेक्ट अलंकार योजना अंतर्गत 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। इसमें ऐसा पूछा जाएगा, प्रोजेक्ट अलंकार योजना किससे संबंधित है? राजकीय माध्यमिक विद्यालयों की अवस्थापना हेतु। संस्कृत विद्यालयों की परिसंपत्तियों के सृजन हेतु 100 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। ये योगी का विजन है, ड्रीम प्रोजेक्ट टाइप में है, तो इम्पोर्टेंट हो सकता है। और उनका संस्कृत विद्यालयों की मतलब इनोवेशन के लिए काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है।
आप ये देख सकते हैं, प्रदेश में उच्च शिक्षा आयोग के उद्देश्य की पूर्ति हेतु वर्तमान में, ये पूछा जा सकता है, बहुत काफ़ी बार पूछा भी है, कितने राज्य विश्वविद्यालय हैं, कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं प्रदेश में। तो 10 राज्य विश्वविद्यालय हैं, 1 मुक्त विश्वविद्यालय है, 1 डीम्ड विश्वविद्यालय है, 30 निजी विश्वविद्यालय हैं, 172 राजकीय महाविद्यालय हैं, 331 शासकीय अशासकीय महाविद्यालय हैं, 7,372 स्वावित्त पोषित महाविद्यालय संचालित हैं। नेक रैंकिंग, ये रैंकिंग देख लेते हैं, रैंकिंग भी हो सकता है बहुत इंपॉर्टेंट। नेशनल लेवल पे रैंकिंग जो है आती है, जिसमें लखनऊ और गोरखपुर विश्वविद्यालयों को A++ की श्रेणी प्राप्त हुई है। इसी प्रकार KGMU को भी नैक रैंकिंग में A+ की श्रेणी प्राप्त हुई है। मदन मोहन मालवीय तकनीकी विश्वविद्यालय गोरखपुर को A श्रेणी प्राप्त हुई है। भारत में प्रथम बार किसी कृषि विश्वविद्यालय को नैक रैंकिंग प्रदान की है। यह श्रेय प्रदेश के कानपुर कृषि विश्वविद्यालय को प्राप्त हुआ है। तो ये पहली बार हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के पहली बार किसी कृषि विश्वविद्यालय को नैक में रैंकिंग प्रदान की गई है। वह पहला विश्वविद्यालय कानपुर कृषि विश्वविद्यालय है। प्रदेश के निजी विश्वविद्यालयों में एमईटी विश्वविद्यालय को A श्रेणी, शारदा विश्वविद्यालय, गलगोटिया विश्वविद्यालय, GLA विश्वविद्यालय को A+ श्रेणी प्राप्त हुई है। प्रदेश में प्रथम बार 11 विश्वविद्यालयों द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग की तैयारी कर सहभाग लिया है। 4 विश्वविद्यालय विश्व स्तरीय रैंकिंग हेतु QIS रैंकिंग में भाग ले रहे हैं। विंध्याचल धाम मंडल में माँ विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। देवी पाटन में माँ पाटेश्वरी राज्य देवी विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। मुरादाबाद में राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। मुरादाबाद मंडल में राज्य विश्वविद्यालय। ग्राम पंचायत एवं वार्ड स्तर पर इसको आप हम देख चुके हैं। छात्र एवं छात्राओं को अधिक रोजगार एवं इमर्जिंग टेक्नोलॉजी आधारित उद्योग हेतु मैन पावर उपलब्ध कराने के दृष्टिगत सत्र 2022-23 में न्यू एज कोर्स, ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि न्यू एज कोर्स किससे संबंधित हैं, तो टेक्नोलॉजी से संबंधित हैं। के अंतर्गत 4 पाठ्यक्रम डाटा साइंस, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, साइबर सिक्योरिटी, ड्रोन टेक्नोलॉजी में शिक्षण प्रशिक्षण के लिए 21 राजकीय पॉलिटेक्निकों में प्रारंभ किया गया, जिसमें प्रवेश क्षमता 1575 है। ये चारों पॉइंट याद रखेंगे आप। 4 पाठ्यक्रम कौन कौन सा है? डाटा साइंस, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, साइबर सिक्योरिटी, ड्रोन टेक्नोलॉजी। राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज जो है गोंडा, बस्ती, प्रतापगढ़, मिर्ज़ापुर में कक्षाओं का संचालन हेतु इतने 1.5 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। इसमें पूछा जा सकता है राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज की संचालित किस किस जिले में हुआ है, तो गोंडा, बस्ती, प्रतापगढ़, मिर्ज़ापुर। उत्तर प्रदेश में 305 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान संचालित हो रहे हैं। विभिन्न व्यवसायों में 1,72,872 सीटें उपलब्ध हैं। प्रदेश के विभिन्न राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 47 में से महिलाओं के प्रशिक्षण हेतु महिला शाखा संचालित कराई जा रही है। संपूर्ण प्रदेश में महिलाओं हेतु 12 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्वतंत्र रूप से संचालित हो रहे हैं। तो आगे देखते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी के लिए 30 करोड़ रुपए की व्यवस्था। खेल विकास कोष की स्थापना हेतु 25 करोड़ रुपए की व्यवस्था। जनपद मेरठ में मेजर ध्यानचंद विश्वविद्यालय, आप लोग जानते हैं, इसकी स्थापना की जा रही है, जिसके लिए 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। सहारनपुर फतेहपुर बलिया में स्पोर्ट कॉलेज का निर्माण किया जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि कथन दे दिया जाएगा किस निम्नलिखित में से किन किन जिलों में या किन जिलों में स्पोर्ट कॉलेज का निर्माण नहीं किया जा रहा है, किया जा रहा है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में वैदिक विज्ञान केंद्र की स्थापना का कार्य किया गया है, पूछा जा सकता है। वैदिक विज्ञान केंद्र की स्थापना किस विश्वविद्यालय या कहाँ की गई है, तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय BHU में। वर्तमान में वैदिक विज्ञान केंद्र में वैदिक गणित, वैदिक विज्ञान, वैदिक न्यायशास्त्र सहित शैक्षणिक और गैर शैक्षिक गतिविधियाँ संचालित की जा रही हैं। जनपद अयोध्या में राम भूमि, आप जानते ही हैं, इसको सामान्य सा ये पूछा नहीं जाएगा उतना। हाँ, जनपद सीतापुर में प्रसिद्ध तपोस्थली नवमी शरणार्थ में वेद विज्ञान अध्ययन केंद्र की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव है। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि वेद विज्ञान अध्ययन केंद्र की स्थापना
किस जिले में की जाएगी या कहाँ प्रस्तावित है। पर्यटन के लिए देख सकते हैं ये जो भूमिका है ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। स्पिरिचुअल सर्किट योजना के अंतर्गत गोरखपुर, देवीपाटन, डुमरियागंज पर्यटन विकास प्राधिकरण स्पिरिचुअल सर्किट योजना के अंतर्गत जेवर, दादरी, सिकंदराबाद, नोएडा, खुर्ज, बांदा समेकित पर्यटन विकास जनपद मथुरा में स्थित गोवर्धन पर्यटन विकास हेतु योजनाओं को क्रियान्वयन किया जा रहा है। अयोध्या, वाराणसी, चित्रकूट, विंध्याचल, प्रयागराज, नौमिषणाय, मथुरा, बाटेश्वर धाम एवं महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों का पर्यटन विकास एवं सौंदर्यीकरण कार्य कराए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना के लिए इतनी धनराशि दी गई है। माँ शक्तिपीठ माँ शंभु शकुंभरी देवी मंदिर के लिए 50 करोड़। प्रयागराज में समेकित वित्तीय वर्ष 40 करोड़ रुपए की व्यवस्था। पर्यटन नीति 2018 के अंतर्गत बौद्ध परिपथ में 40 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। बौद्ध परिपथ क्या है आप लोग इसको डिटेल में अलग से देखेंगे। शुक्र तीर्थ धाम के समेकित पर्यटन के लिए 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। प्रदेश में युवा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश में इको टूरिज्म बोर्ड कहाँ है तो लखनऊ में इसकी स्थापना की गई। इसकी स्थापना हेतु 250 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर मेगा इवेंट के लिए 5 करोड़ रुपए की व्यवस्था स्थापित है। श्री नौमिषणाय धर्म तीर्थ विकास परिषद ये देख लें। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वनावरण और वृक्षावरण प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का 9.3% है। ये पूछा जा सकता है। 2030 तक वनावरण और वृक्षावरण 15% तक किए जाने का लक्ष्य है। ये दोनों आराम से पूछे जा सकते हैं कि वर्तमान में कितना है, कितना लक्ष्य रखा जा रहा है। सामाजिक वानिकी योजना हेतु 600 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। पौधाशाला प्रबंधन योजना जिसके लिए 175 करोड़। ग्रीन इंडिया मिशन इसके तहत 100 करोड़। इको टूरिज्म विकास हेतु ये चारों विकल्प दिए जाएंगे। इसमें से पूछा जाएगा कौन संबंधित है, कौन से नहीं संबंधित है। लखनऊ में स्थित कुकरेल वन क्षेत्र में नाइट सफारी पार्क की स्थापना की जा रही है। ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा। आगे देखते हैं अल्पसंख्यक कल्याण। ये भी इतना पूछा नहीं जाएगा, इम्पॉर्टेंट तो है। मदरसों मकतबों में आधुनिक विषय की शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। योजना के अंतर्गत मदरसों मकतबों में आधुनिक विषय ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगा। आप लोग इसमें बहुत डाउट में रहेंगे कि मदरसों मकतबों में आधुनिक विषय पढ़ाए जा रहे हैं। हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान आदि को पढ़ाने के लिए स्नातक शिक्षकों को 6,000 रुपये प्रतिमाह, स्नातक के शिक्षकों के साथ बीएड शिक्षकों को 12,000 रुपये प्रतिमाह की दर से मानदेय के भुगतान की व्यवस्था है। ये पूछा जा सकता है। और 15,000 आलिया तथा उच्च आलिया स्तर पर मदरसों के लिए कंप्यूटर लैब की स्थापना हेतु 1 लाख प्रति मदरसा अनुदान दिए जाने की व्यवस्था है। न्याय, नवसृजित जनपदों में पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर निर्माण हेतु 700 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। सरकार के शीर्ष प्राथमिकता में सम्मिलित राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज में इसकी स्थापना की जा रही है। जनपदीय न्यायालयों के अनिवासी ये देख सकते हैं। माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आवासीय भवन निर्माण हेतु 150 करोड़ रुपए। स्टाम्प देख सकते हैं। अधिवक्ता कल्याण विधि न्यासी। खंडसारी शक्कर योजना क्या है? इसके हेतु 218 करोड़ 40 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला बाल सम्मान कोष योजना ये पूछा जाएगा किससे संबंधित है तो योजना के अंतर्गत जघन्य हिंसा के शिकार महिलाओं और बालिकाओं को आर्थिक और चिकित्सा सहायता प्रदान की जा रही है, जिसके लिए 56 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम हेतु जागरूकता कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। यह योजना प्रदेश के 71 जनपदों में संचालित की जा रही है। उत्तर प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा होमटेक राशन में 6 माह से 6 वर्ष आयु के वर्ग के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, धात्री महिलाओं अनुपूरक पुष्टाहार वितरण कराया जा रहा है। प्रदेश में अनुपूरक पुष्टाहार
पुष्टाहार से लगभग 1,85,00,000 लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा रहा है। योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में 291 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए आयुष्मान कार्ड, इसको आप सब जानते हैं। राष्ट्रीय पोषण मिशन। अगला देखते हैं, मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना के अंतर्गत पंजीकृत महिला श्रमिक के संस्थागत प्रसव की दशा में निर्धारित 3 माह के न्यूनतम वेतन एवं समतुल्य धनराशि के 1,000 को चिकित्सा बोनस एवं पंजीकृत पुरुषों के कामगारों की पत्नियों को 6,000 रुपये एक मुश्त में दिए जाने का प्रावधान है। निर्माण कामगार मृत्यु विकलांग सहायता अक्षमता पेंशन योजना निर्माण कामगार अंत्योष्टि सहायता योजना के एकीकृत करते हुए नई योजना निर्माण कामगार मृत्यु एवं दिव्यांगता सहयोग योजना पर कर दिया गया है। इसका नाम बदल के ये पूछा जा सकता है। दुर्घटना की मृत्यु होने पर 5 लाख रुपये जो 5 वर्ष तक मासिक किस्त के रूप में दिया जाता है। सामान्य मृत्यु पर 2 लाख रुपए 2 वर्ष की मासिक किस्त के रूप में। अंत्योष्टि के लिए 25,000 एक मुश्त दे। ये आप डिटेल में देख लें, कभी भी पूछा जा सकता है इसको कथन और कारक में। उत्तर प्रदेश में कृषकों की दुर्घटनावश मृत्यु और दिव्यांगता की स्थिति मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना जो 14 सितंबर 2019 से लागू है, इसके अंतर्गत 5 लाख रुपए दिए जाने का प्रावधान है। दुर्घटनावश मृत्यु या दिव्यांगता की दिशा में अधिकतम 5 लाख रुपए और इस योजना हेतु 750 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। आगे देखते हैं जो राजकीय सेवाएं हैं, राजकोषीय सेवाएं। राज्य वस्तु एवं सेवा कर एवं मूल्य संवर्धित कर। राज्य वस्तु सेवा कर एवं मूल्य संवर्धित कर से राजस्व का लक्ष्य जो है 1,50,000 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। आबकारी से ये पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आबकारी शुल्क से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 58,000 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। स्टाम्प एवं पंजीकरण से 560 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। वाहन कर से राजस्व संग्रह का 12,672 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है, यह लक्ष्य रखा गया है। प्रस्तुत बजट का आकार जो था 6,90,242 करोड़ 43 लाख रुपए का था। बजट में 32,711 करोड़ 96 लाख रुपए की नई परियोजनाएं सम्मिलित हैं। ये पूछा जा सकता है कि कितनी योजनाएं सम्मिलित हैं। कुल प्राप्तियां जो है 6,82,292 करोड़ 74 लाख रुपए की अनुमानित है। कुल प्राप्तियों में 5,70,856 करोड़ 66 लाख रुपए की राजस्व प्राप्तियां तथा 1,12,427 करोड़ 8 लाख रुपए पूंजीगत प्राप्तियां हैं। ये देख लेंगे आप फैक्ट, इसको लिख के या रट के याद करना पड़ेगा। कुल व्यय जो है 6,90,242 करोड़ 43 लाख रुपए अनुमानित है। कुल व्यय में 5 लाख। आगे देखते हैं समेकित निधि में प्राप्तियों को कुल व्यय घटाने के पश्चात 6,949 करोड़ 69 लाख रुपए है। लोक लेखे से 5,500 करोड़ रुपए से शुद्ध प्राप्तियां अनुमानित हैं। समस्त लेन देन का शुद्ध परिणाम 1,449 करोड़ 69 लाख रुपए ऋणात्मक अनुमानित है। अंतिम शेष प्रारंभिक शेष 37,407 करोड़ 11 लाख रुपए के हिसाब से लेते हुए अंतिम में रुपए अनुमानित है। राजस्व बचत 68,511 करोड़ 65 लाख रुपए अनुमानित है। राजकोषीय घाटा जो है ये आप देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, वो फैक्ट नहीं इंपॉर्टेंट होगा, ये परसेंटेज इंपॉर्टेंट होगा। अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद का 3.8% है। था इसी प्रकार की वीडियो को पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और यूपी पीसीएस से संबंधित जो भी कंटेंट होंगे एग्जाम के दृष्टि से जो भी इंपॉर्टेंट होंगे हम उनको लाते रहेंगे। आप में से काफ़ी लोग हैं जो वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, नमस्कार। मिलते हैं जल्द ही किसी यूपी पीसीएस के इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।